दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों जुलाई महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर को हम लोग कवर करने चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको कराऊंगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस। जी हां दोस्तों, जिस तरह से हर महीने के समाप्त होने के बाद हम लोग मंथली करंट अफेयर को कवर करते हैं, उसी तरह से जुलाई महीने का मैं करंट अफेयर आप सभी के लिए लेकर आया हूं। थोड़ा सा लेट हो गया बट कोई बात नहीं, आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। और यहां पर आपको टेस्ट भी देने का ऑप्शन मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां जाकर आप इस वीडियो का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है दोस्तों, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जुलाई महीने की सबसे खास खबरें कौन कौन सी थी। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जिसे नेशनल स्टैटिकल डे के नाम से जाना जाता है, यह दिवस कब मनाया जाता है, किसके नाम पर मनाया जाता है? दोनों प्रश्नों का जवाब आपको देना है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है 28 जून, 27 जून, 30 जून और 29 जून। दोस्तों आप यहां इमेज देख रहे होंगे, इमेज में आपको एक व्यक्ति का चित्र नजर आ रहा है और ये और कोई नहीं, कौन है? पीसी महालनोबिस है, ठीक है, याद रखेगा। और इन्हीं के नाम पर 29 जून को हर महीने, जून की बात कर रहा हूं, जून महीने की बात कर रहा हूं, इन्हीं के नाम पर हर महीने 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। यहां पर देखिए दे भी रहा है कि 1931 में पीसी महालनोबिस, पीसी माने होता है प्रशांत चंद्र, पूरा नाम था इनका प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। इन्होंने जो है भारत में जो पहला डिपार्टमेंट बना था इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, उसकी स्थापना कराई थी 1931 में। इसको याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जून महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, अगर आप उसे याद करेंगे तो आपको और भी अच्छा रहेगा। एग्जाम में यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो आप याद कर लो, विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए दिया बहुत सारा है बट मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। एक है 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। जी हां दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला इंपॉर्टेंट है विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। इतना आप इसको याद रखेगा, ठीक है। आप बाल श्रम विरोधी दिवस भी याद रख सकते हैं 12 जून का, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहां कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहां पर एक दो इंपॉर्टेंट है, वो एक है आपका विश्व शरणार्थी दिवस, जो मनाया जाता है 20 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस। फिर आपका 21 जून आता है, जिस दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा, ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। और इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ओलंपिक दिवस भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता, 23 तारीख वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट का 2 आप जरूर याद रखेगा दोस्तों, एक है संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दिवस। यह हाल फिलहाल की परीक्षाओं में 100% गारंटी लेता हूं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से इस पर बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? याद रखें 27 जून को, और सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। इतना आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? आयरलैंड वही देश है दोस्तों जिस देश से क्या लिया गया था, जल्दी से बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में लिया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक की चर्चा की गई है, भाग 4 में बताया गया है। वो कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिए दोस्तों, आयरलैंड, आयर में एक शब्द लगा हुआ आयरन, आयरन माने लोहा। और हम किससे अपने जीवन में लोहा नहीं ले सकते? मच्छरों से। क्यों? आप चाहे कितने बलशाली हो जाए, मच्छर तो काटिए। मच्छर से याद रखना मार्टिन, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ याद नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत हाल फिलहाल में बहुत सारे लोग नियुक्त होते रहते हैं। मैं भी एक आम टीचर हूं यार, आप बताओ इतने ज्यादा अगर अपॉइंटमेंट होंगे तो मैं कैसे याद रखूंगा? मुझे कोई ना कोई क्लू तो बनाना पड़ेगा ना। और अगर मैं क्लू ना बताऊं आपको तो आप कहेंगे सर पता नहीं कहां से आप बता दे रहे हैं, पता नहीं आप क्या खाते हैं, बादाम खाते हैं, क्या खाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्लू बनाना पड़ता है। तो आयरन से याद रखेगा मार्टिन, ठीक है। मार्टिन अगरबत्ती का नाम सुना होगा, वो लोहा लेता है किससे? मच्छरों से। तो याद रखेगा इनके नाम में मार्टिन लगा है, सही उत्तर हो जाएगा माइकल मार्टिन, ठीक है। माइकल मार्टिन जो है ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आयरलैंड की राजधानी कहां पर है? डबलिन राजधानी है, डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का पहला कवक पार्क कहां खोला गया? जी हां दोस्तों, एक जैव विविधता पार्क भी खुला है, एक कवक पार्क भी खुला, दोनों एक ही स्टेट की बात है। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड राज्य की, वहां पर पहला कवक पार्क खोला गया, भारत में पहला कवक पार्क,
जो कवक होता है दोस्तों, ये पेड़ पौधों पर, उसकी तनों पर, दीवालों पर अक्सर आपको देखने के लिए मिल जाता होगा, जिसे आप काई के नाम से जानते हैं, वही कवक होता है। इसे ध्यान देंगे, उत्तराखंड में ये कवक पार्क खोला गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड ने अपनी एक नई राजधानी बनाया, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेण को, उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट भी बना है, केंद्र बना है वहां पर। ठीक है, तो वो भी आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। हॉटस्पॉट मत बोलिएगा, हॉटस्पॉट वर्ड जो है ये जैसे आपका पश्चिमी घाट वगैरह उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल है? जल्दी से बताइए सोच समझ के। दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट प्लेटिनम। ठीक है, तो याद रखिए ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। यहां पर आपको ठाकरे साहब का चित्र दिख रहा होगा, ठीक है, उद्धव ठाकरे जी का। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा ट्रायल परियोजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, और इसको याद रखिएगा दोस्तों। प्लाज्मा विधि जो है सबसे सक्सेसफुल विधि मानी जा रही है कोरोना वायरस के उपचार के लिए। इसमें होता है क्या दोस्तों, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हुए और धीरे धीरे वो सही हो गए, यानी सामान्य हो गए। इसका मतलब उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी पावर थी जो कोरोना से लड़ चुका। ठीक है, और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे में जो लड़कर जीवित हो चुके हैं, उनके शरीर से प्लाज्मा लेकर के क्या बनाया जा रहा है? एक एंटीबॉडी डेवलप किया जा रहा है, ताकि इससे जो है लड़ने में मदद मिल सके। तो इसको याद रखेगा। हाँ, एक प्रश्न आप और याद रखेगा, हमारे देश में अभी हाल ही में एक प्लाज्मा बैंक भी खुला है। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खुला, तो उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। मैं प्लाज्मा बैंक की बात कर रहा हूं। प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खुला है। इस दिल्ली में खुलने के बाद अलग अलग राज्यों में प्लाज्मा बैंक खुला, जैसे राजस्थान के जयपुर में प्लाज्मा बैंक खुल गया, आपके तेलंगाना में प्लाज्मा बैंक खुल गया, आपके महाराष्ट्र में चल रहा है काम। ठीक है, तो ये खुला, लेकिन पहला देश में कहां खुला था? तो दिल्ली में खुला था। उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है महाराष्ट्र के, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, तो उनको भी आप याद रखेगा। ठीक है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? दोस्तों आसियान के बारे में आप सभी जानते होंगे। ठीक है, आसियान जो है 10 देशों का समूह है, और खास करके जो साउथ ईस्ट एशियन देश हैं उनका समूह है। उसमें भारत नहीं आता है। भारत से जैसे आगे बढ़ेंगे, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, आपका सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया। ठीक है, ये सभी उसके मेंबर हैं। आसियान कंट्रियों का नाम बता रहा हूं। जैसे भारत से आप आगे बढ़ेंगे, पूरब की तरफ जाएंगे, फिर ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो सभी क्या हैं? साउथ ईस्ट एशियन का क्या है वहां पर गढ़ है, मतलब वो सब जो है आसियान कंट्री में आते हैं। तो आसियान अभी अपना जो वर्चुअल समिट रखा था, क्योंकि कोरोना की वजह से जितनी समिट थी दुनिया में, सब के सब समिट रद्द हो गए हैं मैक्सिमम। ठीक है, 99% रद्द कर दिए गए। उसमें जो आसियान का था ये वर्चुअली किया गया, और कहां पर किया गया? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, वहां पर हुआ। ठीक है, तो याद रखेगा वियतनाम की राजधानी हनोई में इस आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन हुआ है। परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा ही जाएगा, आप इसे याद रखेगा। G20 जैसे सऊदी अरबिया में हुआ था, वैसे आप इसको भी याद कर लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करण निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य है? लिख रहा 29 जून को प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, यानी पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन लिख रहा है आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन, चक्रवर्ती रंगराजन को पहला महालनोबिस पुरस्कार दिया गया। महालनोबिस जी के नाम पर एक नया पुरस्कार स्टार्ट किया गया है, और पहला पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? तो पूर्व गवर्नर हैं सी रंगराजन, उनको मिला है पहला पुरस्कार। बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे रट लीजिए, एकदम याद कर लीजिए। यहां पर दिया गया दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, पाकिस्तानी सेना ने किस महिला को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया है? बताइए। पाकिस्तानी सेना ने एक महिला को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया है, नाम बताना है। ठीक है, तो याद रखेगा मेजर जनरल निगार जौहर। नाम क्या है? मेजर जनरल निगार जौहर। आप देख सकते हैं इमेज। ठीक है, इनको जो है लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया पाकिस्तानी सेना में। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई महिला इतने बड़े पद पर पहुंच रही है, और खास करके पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है, लेकिन इस तरह के बड़े पदों पर पहुंचने वाले में तीसरे नंबर पे इनका नाम आता है। ठीक है, तो याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरिफ अलवी वहां पर क्या है इस समय? जो है राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक वन को टाइगर रिजर्व घोषित करने का जो है यह प्रस्ताव दिया गया है। तो आप याद रखेगा इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 टाइगर रिजर्व। एक आपका
पीलीभीत है, दूसरा आपका अमानगढ़ है, तीसरा आपका क्या है, दुधवा है, और चौथा आपका सहारनपुर वाला हो जाएगा। ये आपके 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो बेशक आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। शिवालिक वन में दोस्तों अभी एक और न्यूज आया था, मैंने आपको बताया था कि यहीं से हाथी के जबड़े का जीवाश्म मिला है। माना जा रहा है कि इस हाथी का जबड़ा 50 लाख वर्ष पुराना है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, सहारनपुर की घटना है, ठीक है। तो यहां सहारनपुर याद रखेगा। ये शिवालिक के जंगल कहां पर है, सहारनपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीमू नामक स्थान जो हाल ही में चर्चा में आया था, आप बताइए चर्चा में क्यों आया था नीमू नामक स्थान, ठीक है। नीमू नामक स्थान चर्चा में क्यों आया था, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। अभी आपको पता होगा कि हमारे भारतीय सेनाओं का जो है एक दल जो है किससे जाकर के कुछ समय पहले तो पाकिस्तान से झड़प था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि मई महीने से देखा जाए तो चीन के साथ हमारी झड़प थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री दौरा करने गए थे, जहां पर एक छोटा सा हेडक्वार्टर है नीमू नामक स्थान पर। यह नीमू जो है जो हमारा कारगिल है, कारगिल जो बेस पॉइंट है 11,000 फीट ऊपर, उसी के पास में स्थित है, ठीक है। तो वहां पर गए थे, ये नीमू नामक स्थान पर ही हमारे प्रधानमंत्री गए थे, मोदी जी गए हुए थे, ठीक है। जहां पर वो हमारे भारतीय सेनाओं के अफसरों के साथ और वहां के सिपाहियों के साथ मिलकर के उन्होंने वार्तालाप दिया, ताकि लोगों के अंदर थोड़ा सा और क्या आ जाए, मोटिवेशन आ जाए, ठीक है। तो स्थान नीमू था, और वो स्थान कहां पर है तो याद रखें दोस्तों, किस नदी के किनारे है, तो वहां सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे ये नीमू नामक स्थान है, ठीक है, याद रखेगा। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने एक किताब लिखा है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट नाम का किताब। आप तो इमेज देख के आप बता ही सकते हैं, उर्जित आर पटेल जी का इमेज है। प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। ये उर्जित आर पटेल हैं, इनके पहले रघुराम राजन जी थे, तो आप याद रखेगा। तो ओवरड्राफ्ट नाम की एक किताब लिखा, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये किताब किसने लिखा है, उर्जित आर पटेल जी ने लिखा है। तो इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, रह चुके हैं, और इन्होंने अगर कोई किताब लिखा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसमें एनपीए के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। एनपीए का मामला भी सुना होगा कि ज्यादातर बैंकों में एनपीए का मामला आया, ठीक है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, यानी जो गैर निष्पादित संपत्तियां थी। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से कवर कराया, पूरा बैंकों का इतिहास पढ़ाया हूं, और एनपीए वगैरह के बारे में सब कुछ बताया हूं। इकोनॉमिक्स का लेक्चर जाके देख लीजिए, इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको इसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने, मैंने कहा ना कि हर जगह आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रांस के, वैसे इमैनुअल मैक्रोन का नाम सुनते हैं, वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ना कि प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। पहली बात आप याद रखें, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, अभी जो पुराने प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, उनके स्थान पर नए प्रधानमंत्री बनाए गए। कौन, उनका नाम है जेन, ठीक है। तो गाड़ी वाला जेन याद रखेगा, पूरा नाम मैंने जेन ही याद किया, आगे का नाम मैंने याद भी नहीं किया, तो नाम याद रखेगा जेन कैस्टेक्स, ठीक है। तो जेन याद रखिए, जेन कैस्टेक्स, ठीक है, यह स्थान ले रहे हैं। कोविड-19 का जो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो फ्रांस के ऊपर पड़ा था। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे है, याद रखेगा। और फ्रांस के जो पिछले प्रधानमंत्री थे एडवर्ड फिलिप, उनको उनकी गद्दी से हटा दिया गया है, उन्होंने अपना इस्तीफा देना पड़ा उनको, ठीक है। उसके बाद जेन जी को नया प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपने नए जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया, तो याद रखेगा दोस्तों, ये इजराइल ने स्थापित किया, ठीक है। इजराइल और ईरान में अक्सर करके झड़प चलता रहता है, तो इसीलिए दोस्तों ओफेक 16 नाम का एक जो है जासूसी उपकरण जो है, ये इजराइल ने जो है भेजा है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जूनोसिस दिवस। मैंने बताया था दोस्तों कि जूनोसिस ये इंपॉर्टेंट क्यों, पहले आप मुद्दा समझो। जूनोसिस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब कभी कोई रोग किसी पशु पक्षी या जीव जंतुओं के माध्यम से व्यक्तियों में फैलता है, तो ऐसे रोग को जूनोटिक रोग कहा जाता है, ठीक है। इस बार जिस कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं, यह भी कहीं ना कहीं चमगादड़ से फैला हुआ माना जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस शब्द को याद रखें। परीक्षा में शब्द बिल्कुल पूछा जा सकता है। हर वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए आप पीडीएफ ले लीजिएगा, डिटेल में आपको डेली करंट अफेयर की क्लासेस में सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी। अब आपका मंथली करंट अफेयर चल रहा है, पूरा महीना आपका आ चुका है, ठीक है, समाप्त हो चुका है। तो अब आपको अगर ये चीजें फिर से पढ़नी है, तो या तो आप जो है पीछे की चीजें देख सकते हैं, या तो आपको पीडीएफ दे दिया जा रहा है, उस पीडीएफ में आप डिस्क्रिप्शन आराम से इत्मीनान से पढ़िए। मेरा काम है क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना और सही उत्तर की पहचान करके आपको याद दिलाना, वो काम मैं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने
इसमें WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की बात कही है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उन्होंने जो WHO के ऊपर जो है काफी जो है आरोप लगाए कि आपने जो है सही समय पर दुनिया को जो है गाइडलाइन नहीं दिया, सही समय पर बताया नहीं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। ठीक है, आप चाइना के साथ मिले हुए तमाम चीजें हैं यहां पर। ठीक है, तो उन्होंने जो है आधिकारिक रूप से ऑफिशियल तरीके से WHO से अलग होने का सोच लिया है। हालांकि अभी ये प्रभावी नहीं हो पाया, ये अगले साल जाकर के 6 जुलाई को ही प्रभावी होगा। 6 जुलाई 2021 को ऑफिशियली जो है WHO से अमेरिका अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है केवल यहां पर घोषणा किया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में चर्चित गोल्डन बर्ड विंग संबंधित है। ये गोल्डन बर्ड विंग क्या है दोस्तों? तो आपको पढ़ाया गया है कि गोल्डन बर्ड विंग जो है ये अभी तक में सबसे बड़ी तितली है। ठीक है, अब तक की सबसे बड़ी तितली, जिसके पंख जो है वो लगभग 194 मिलीमीटर जो है लंबे हैं। अभी तक इसमें जो सबसे बड़ा वैरायटी पाया गया था उसमें 190 मिलीमीटर का पाया गया था। अभी ये 4 मिलीमीटर बड़ा पाया गया, तो इसको याद रखेगा। ये भारत की सबसे बड़ी तितली है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहां पर, यह सम्मेलन कहां पे हो रहा है? तो दोस्तों ये यूके में हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में ये इंडिया ग्लोबल समिट हो रहा है, तो इसको याद रखेगा। इसमें जो है भारत आत्मनिर्भरता की बात करने पहुंचने वाला है। ठीक है, एक और किताब है दोस्तों, हिज हॉलीनेस ऑफ 14th दलाई लामा। ठीक है, ये 14वें नंबर के जो दलाई लामा है, एक्चुअली में दलाई लामा एक पद का नाम है। ठीक है, इस समय जो 14वें नंबर के दलाई लामा है उनका नाम है, क्या नाम है? तेंजिंग ग्यात्सो। क्या नाम है? तेंजिंग ग्यात्सो उनका नाम है। वो 14वें नंबर के दलाई लामा है। उनके जीवन के ऊपर एक किताब लिखा एक व्यक्ति ने, उनका भी नाम उनसे मिलता जुलता, तेंजिंग उनका भी नाम है, तेंजिंग टेथोंग। ठीक है, तो तेंजिंग से तेंजिंग याद रखेगा, आपका पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। देखिए, आपको तुक बनाना पड़ेगा, आपको कोई ऐसा नियम बनाना पड़ेगा कि परीक्षा टाइम में आपको चीजें याद हो जाए। ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के जरिए इन्वेस्टमेंट करने वाला भारत जो है किस नंबर का देश बन गया है? तो याद रखिए, ब्रिटेन में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस समय अमेरिका, पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर भारत आ गया है। सोचो, एक जमाना था जब ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बना के रखा था। आज जमाना यह आ गया है कि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा FDI, ठीक है, देने के मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर आ गया। यह गर्व की बात है। अगर ये सुन करके अगर आपका छाती चौड़ा नहीं होता तो बात क्या है? यहां मजा आ गया ना, तो याद रखेगा। ठीक है, तो याद रखेगा, यहां पर भारत जो है वो नंबर 2 स्थान पर आ गया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आप कहेंगे सर आप बार बार किताबों का नाम क्यों लेके आ जाते हो? इसलिए लेके आ जाता हूं क्योंकि परीक्षा में किताबों से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसको लिखा है किसने? बहुत फेमस राइटर है रस्किन बॉन्ड। जब ये कोई किताब लिखते हैं परीक्षा में आता ही आता है। ठीक है, तो याद रखें, रस्किन बॉन्ड की नई किताब आई है सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसको याद रखेगा, जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया है। ये कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन देश बना? ठीक है, अभी तक तो 2013 से लेकर 2018 तक लगातार भारत का व्यापारिक साझेदार चीन बना हुआ था, लेकिन 2018 के बाद से व्यापारिक साझेदार, अब जो इस बार रिपोर्ट आई, पुराना रिपोर्ट है। ठीक है, ये 19-20 का रिपोर्ट नहीं है, ये 2018-19 का रिपोर्ट आया है, जिसमें अमेरिका हमारा सबसे बड़ा साझेदार बन गया है, ऐसा ज्ञात हुआ है। ठीक है, तो अमेरिका आप याद रखेगा, अमेरिका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे याद रखिए दोस्तों, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से अलग होने का ठान लिया है? तो दोस्तों, चाबहार रेल परियोजना जो थी, ये चाबहार पोर्ट का नाम सुना होगा, भारत के सहयोग से ईरान में बनाया गया है। भारत ने उसमें अपना जो है बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहां पर एक रेल परियोजना भी आ रही थी, बट जो है ईरान ने अपने आप को उस रेल परियोजना से अलग कर लिया, इस चाबहार रेल परियोजना से अलग कर लिया। तो ये भारत के लिए झटका वाली बात है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, BCCI ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको BCCI का अंतरिम CEO बना दिया? यानी अंतरिम CEO यानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो अभी तक राहुल जौहरी थे, मैं बात कर रहा हूं BCCI का। ठीक है, और अब जाकर के नए आ गए हैं, कौन? उनका नाम है हेमंग अमीन। क्या नाम है? हेमंग अमीन जो है ये नए जो है CEO आ गए, अंतरिम CEO। तो अंतरिम अमीन CEO आ गए हैं, तो याद रखेगा हेमंग अमीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस भारतीय को ADB बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक? ठीक है, देखिए आसियान की बात करूं तो आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था, 1967 में, और इसकी स्थापना शायद 1968 के आसपास है, नहीं
उसका 68 में, इसका 67 में, ठीक है। तो एडीबी का एक नया उपाध्यक्ष चुना गया भारत की तरफ से। इनका नाम आपको बताना है दोस्तों, इनका नाम है अशोक लवासा। क्या नाम है? अशोक लवासा जी को एडीबी का नया जो है चुना गया है, ठीक है। और याद रखेगा, यहां तो दे नहीं रहा है, हाँ देखिए यहां पर 1966 सही है, इसका 1966 है और उसका 1967 है, ठीक है, आसियान का। तो याद रखेगा एडीबी का स्थापना 1966 में हुआ था और आसियान का 1967 में हुआ था, ठीक है। रेल मंत्रालय ने कब तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो ग्रीन रेलवे में बदलेगा भारत कब तक? याद रखिए 2030 तक, ठीक है। जितने भी टॉयलेट हैं व्हाइट टॉयलेट बन जाएंगे, बहुत कुछ चेंज होने वाला है इस रेलवे में, ठीक है। मतलब एक नया आपको रेलवे का युग मिलेगा, एक नई तरह की रेल प्रणाली मिलेगी। 2030 तक इसका एक टारगेट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी आप देख ही रहे होंगे कि आजकल जो है कचरे से ऊर्जा बनाया जा रहा है, विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है, उससे रेलवे अपना काम कर रही है। आपको पता होगा पहला जो कारखाना बनाया गया, संयंत्र लगाया गया, भुवनेश्वर में लगाया गया, परीक्षा में पूछ सकता है। दिल्ली मेट्रो ऑलरेडी चल रही है, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इफ इट ब्लीड्स जो पुस्तक है ये किसने लिखा है दोस्तों? तो ये किताब लिखा है, याद रखिए, स्टीफन किंग ने, ठीक है। स्टीफन किंग भी बड़े अच्छे राइटर हैं, ठीक है। और जब कभी ये कुछ लिखते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, इस वजह से इनके किताब का नाम भी आप याद रखेगा, स्टीफन किंग, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। कोरोना महामारी के बीच ट्रेन ने सुरक्षित यातायात के लिए रेलवे ने कौन सा नया कोच लगाया? तो एक नया कोच बनाया गया है, उसमें जो है नल वगैरह जो है आपका पैर से चालू होगा, वहां पर जो है हैंड वॉश वगैरह पैर से मिलेगा, और वहां पर सीट पर जो है एक स्पेशल कोटिंग की गई है, जहां पर आप चीजों को पकड़ते हैं वहां पर एक स्पेशल कोटिंग की गई है, ठीक है। तो बहुत कुछ चेंजेस किया गया है। इस कोच का नाम दिया गया पोस्ट कोविड कोच। क्या बनाया गया है? पोस्ट कोविड कोच, यानी कोरोना से बचाव के लिए इस तरह के कोच बनाए गए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, विश्व निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? विश्व की सबसे सस्ती कोरोना डायग्नोस्टिक किट का नाम क्या है? कोरोश्योर है। क्या नाम है? कोरोश्योर। ये सबसे सस्ती किट है। क्यों सस्ती है? क्योंकि मात्र 3 घंटा में इसका रिजल्ट आ जाता है। दूसरा लिख रहा है इसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। याद रखें दोस्तों, ये कोरोश्योर जो है ये भारतीय के द्वारा बनाया गया है, आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने इसे डेवलप किया, ना कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, बाकी पहला और तीसरा सही है। कोविड-19 का जांच केवल 3 घंटे में हो जाएगा, इसको याद रखेगा, ठीक है। तो यहां पहला और तीसरा सही हो जाएगा। करा भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो निजी सचिव बनाए गए हैं, नाम क्या है? नाम है पी प्रवीण सिद्धार्थ। ये नाम है ना, पी प्रवीण सिद्धार्थ, हाँ ठीक है। तो याद रखिए ये रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बनाए गए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सचिव वाले प्रश्न भी आपसे प्रश्न पूछता रहता है, ठीक है। आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का निधन कोविड-19 की वजह से हो गया। आप इमेज देख पा रहे होंगे, बड़े महान पुरुष थे, ठीक है। और याद रखेगा ये गुजरात के एक पीठ से बिलोंग करते थे, ठीक है। स्वामी नारायण पीठ है वहां पर, वहां से बिलोंग करते थे और इनकी डेथ हो गई कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो याद रखेगा ये आचार्यों के वंशज में 5वें वंश के थे, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ MOU साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो याद रखिए भारत अपना ऑयल रिजर्व अमेरिका में बनाने जा रहा है। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका लगभग 750 मीट्रिक टन ऑयल रिजर्व उसके पास है, और चीन जैसे देशों के पास भी 500 मीट्रिक टन का या उससे अधिक थोड़ा है, ठीक है। तो भारत भी चाहता है कि हमारे ऑयल रिजर्व भी बढ़ सके। ऐसा नहीं कि भारत में जमीन नहीं है या रखने की सुविधा नहीं है, हाँ सुविधाओं का विकास कम है। ऐसे में ऑयल रिजर्व करके रखना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो भारत इसलिए जो है अमेरिका के साथ मिलकर इस तरह के MOU को साइन किया है ताकि वहां पर अपना जो है स्टोरेज बना सके। स्टोरेज के लिए बड़ी चीजें होती हैं, ठीक है, और बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। करेक्ट, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा? अभी दोस्तों एक भ्रष्टाचार सूचकांक भी आया था जिसमें पहले 2019 में भारत की रैंकिंग 78वीं थी। मैंने आपको बताया था कि भ्रष्टाचार हफ्ता के 7-8 दिन, ठीक है। तो याद रखेगा अब भारत जो 2 पायदान और नीचे खसक गया है, तो याद रखिए अब 80वें नंबर पर आ गया है, ठीक है। 80वें, यानी भ्रष्टाचार थोड़ा सा बढ़ा है। कुल 180 देश में भ्रष्टाचार के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 80 है। वहीं अगर हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है, तो उसको भी याद रखेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। चीन का पहला स्थान है, अमेरिका का दूसरा स्थान है और भारत का तीसरा स्थान है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में एक राज्यपाल है
लालजी टंडन जी, उनका अभी निधन हो गया दोस्तों। तो लालजी टंडन जो थे ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, मध्य प्रदेश के पहले बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है। उसके भी पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो वो है क्या बोलते हैं यार, जो एमएलए थे, ठीक है। और अभी इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों जो लखनऊ से हरदोई रोड जाता है, ठीक है, हरदोई, ठीक है, हल्द्वानी याद आया था, वो मुझे लग रहा था यार कि कुछ गलत तो जा रहा हूं मैं, ठीक है। दिमाग में स्टोर करना पड़ता है, स्टोर मतलब पता है एकदम ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा है भूल जाऊंगा, ना ना, मेरी आदत हो गई है कि मैं कोई भी चीज, आप सोचते हैं ना कि कभी कैसे हो जाता है, मैं कोई भी चीज एक बार रीड कर लेता हूं, मुझे याद हो जाता है, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ वन टाइम रीड करना पड़ता है, सिर्फ एक बार रीड करता हूं, सारी चीजें याद हो जाती हैं। इसलिए मैं कभी सोचता भी नहीं मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सोचता हूं कि नहीं मैक्सिमम जितना मैं कर सकता हूं वो अपने हिसाब से करूं, मतलब इसको मैक्सिमम यूज करूं, मैक्सिमम जितना हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिए हरदोई रोड है लखनऊ से, उस रोड का नाम लालजी टंडन जी के नाम पर रखा गया है। एक चौक चौराहा था वहां पर, उसका नाम बदल करके लालजी टंडन जी के नाम पर रखा गया। जो हजरतगंज चौराहा था उसका नाम बदल करके मैंने आपको बताया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया था, तो उसको भी याद रखेगा। ये बीते समय में मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, ठीक है। और उसके बाद जो है वहां का कार्यभार अभी आनंदीबेन पटेल जी संभाल रही है, तो उसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। आगे याद रखें किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता किया। तो जो G20 का समिट इस बार रहा है वो आपका सऊदी अरबिया में हुआ, तो ये काम भी कहां पर हो रहा है, सऊदी अरबिया में, ठीक है। तो सऊदी अरबिया राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि जितने भी समिट हो रहे हैं सब वर्चुअल समिट ही हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश दोस्तों, याद रखें पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, पहला राज्य है। और हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी बांटने वाला भी पहला राज्य बन चुका है, तो इसको याद रखेगा। और वैसे भी अभी ये 95% लगभग गांव तक जो है ये प्राकृतिक खेती को पहुंचा दिया है, तो याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस वैश्विक संगठन ने भारत में युवा इंडिया नाम से एक गठबंधन स्टार्ट किया है? तो युवा इंडिया के नाम से गठबंधन स्टार्ट किया यूनिसेफ ने, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर से याद करिए, यूएन माने हो जाता है यूनाइटेड नेशन, आई माने इंटरनेशनल, ठीक है, और सी माने चाइल्ड, ई माने इमरजेंसी, एफ माने फंड, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड के द्वारा ये काम स्टार्ट किया गया। तो यूनिसेफ ने इस युवा इंडिया के लिए गठबंधन किया है, ठीक है, खेल मंत्रालय के साथ किया है, तो याद रखेगा। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मार्ग अभ्यास, जिसको पासेक्स नाम दिया गया है, तो ये पासेक्स जो है करने जा रहा है, ठीक है। एक अभ्यास है, आप जानते होंगे नौसैनिक अभ्यास जगह जगह समय समय पर होते रहते हैं, तो अमेरिका के साथ ये नौसेना अभ्यास होने जा रहा है भारतीय सेना का, ठीक है। तो याद रखेगा भारतीय नौसेना का अमेरिकी नौसेना के साथ अभ्यास होने जा रहा है पासेक्स नाम से, ठीक है। करा फार्म 26AS, जिसे हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया था, ये किससे संबंधित है? दोस्तों जब कभी आप आयकर रिटर्न भरेंगे तो उसमें आप 26AS का नाम पाएंगे। अभी तक 26A ये था, अभी आ गया नया 26AS, इससे पारदर्शिता आएगी और लोगों को जो है आसानी भी मिलेगा, ठीक है। तो याद रखें ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से संबंधित है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स का मामला है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है वो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को पे करना पड़ता है। जैसे अगर मैं इनकम कर रहा हूं, मेरी इनकम पे टैक्स लग रहा है तो मुझे ही भरना पड़ेगा, ये होता है इनकम टैक्स। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा। हाल ही में किसे मानवता के लिए गुलबेंकिया पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो गुलबेंकिया पुरस्कार जो है ये ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग ने आपने बीते समय में देखा होगा कि बहुत सारे जगह पर इनका नाम आया, पर्यावरण को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ा जागरूकता अभियान चलाया, ठीक है। यूएन ने भी इनको जो है सम्मानित किया और आगे चल करके बहुत सारे लोगों ने इन्हें सम्मान दिया, ठीक है। तो याद रखिए छोटी सी बच्ची है और इस बच्ची ने बीते 3-4 सालों में बहुत कुछ करके दिखा दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, इनको जो है मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए किस तरह के मास्क का उपयोग न करने के लिए कहा है? तो दोस्तों अभी तक तो जो N95 वाला मास्क बिक रहा था, बड़े नाम हो गया था, लेकिन उसमें जो वाल्व लगा हुआ मास्क जो है उसको मनाही आ गई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मान लो कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हो और उसके यहाँ मास्क में क्या लगा हो, वाल्व लगा हो, तो उसके यहाँ से संक्रमण तो बाहर जा सकता है ना, फिर मास्क का मतलब क्या निकला, ठीक है। इसलिए बिना वाल्व लगे मास्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मास्क वाला ऐसा मास्क जिसमें वाल्व लगा है उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने इतिहास में पहली बार वर्चुअली आयोजित की जाएगी। और ये याद बताइए कि ये कब सत्र शुरू होने वाला था? ये 15 तारीख को शुरू होने वाला, 15 सितंबर को, ठीक है। कब? 15 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है। संयुक्त महासभा का ये पहला सत्र है जब कभी इतना बड़ा, मतलब वो वर्चुअली आ रहा है, समिट होने जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। हाल ही में चर्चित मधुबनी कला के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। मधुबनी जो चित्रकारी दोस्तों बिहार की धरती से बिलोंग करता है, ठीक है, और बहुत बेहतरीन कला स्टाइल है। जिस तरह से किशनगढ़ शैली का नाम सुना होगा, किशनगढ़ से संबंधित है, राजस्थान से बनी ठनी चित्र वहीं का है, उसी तरह से ये भी है। करा यह बिहार के मिथिलांचल, मिथिला नरेश जानते हैं किसे कहा जाता है? राजा जनक को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखें मिथिलांचल के इलाके में मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, और नेपाल के कुछ इलाकों में यह कला प्रचलित है, मधुबनी कला। दूसरा लिख रहा है मधुबनी कला जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, यह भी सही है। तीसरा दे रहा कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बिहार के विख्यात मधुबनी कलाकार जिनका नाम है रेमंत कुमार मिश्रा, उन्होंने जो है मास्क पर मधुबनी कला का चित्रकारी किया, और ये मास्क जो है बिहार में खूब बिक रहा है, आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसीलिए उन्हें मास्क मैन का नाम दे दिया गया, मास्क मैन के नाम से रेमन जी मशहूर हो गए। यहां पे दिया गया तीनों कथन बिल्कुल सही है, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार लोनार झील का जो जल था वो गुलाबी हो गया था, और उसके पीछे का वजह पता चल गया कि उसमें एक स्पेशल बैक्टीरिया पाए गए हैं। ये झील जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, और यहां पर जो बैक्टीरिया मिली है उसका नाम है हैलोआर्चिया, हैलोआर्चिया याद रखें, ठीक है। तो हैलोआर्चिया सही हो जाएगा। पहले लोग मान रहे थे कि एल्गी की वजह से हुआ होगा, लेकिन बाद में पता चला नहीं, यहां पर एक स्पेशल बैक्टीरिया है हैलोआर्चिया नाम के, उनके वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक का दूतावास जो है बंद करने का आदेश दे दिया है? तो अमेरिका का इस समय जो है झगड़ा चल रहा है, एक तरह से देख सकते हैं। तो चीन को जो है अपना दूतावास बंद करने के लिए कह दिया है अमेरिका ने, ठीक है। इससे दोनों देशों के बीच की जो स्थिति है वो और खराब हो रही है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में वहां का पहला प्लाज्मा बैंक का स्थापित किया गया? देखिए अगर देश का पूछता तो उत्तर क्या हो जाता? दिल्ली हो जाता। और राज्य की बात करेंगे तो बहुत सारे राज्यों में हुआ है, और यहां पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, झारखंड नहीं है, महाराष्ट्र में दूसरा चीज है, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के जयपुर में प्लाज्मा बैंक खोला गया, ठीक है। तो राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने मास्क न पहनने वाले पर अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है? हाँ बिल्कुल सही देख रहे हैं, जुर्माना भी लगाया गया प्लस जेल की भी सजा है 2 साल की अगर आप मास्क नहीं पहनते तो। याद रखिए मामला है झारखंड का, ठीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने वहां के लोगों पर यह जो है काम लगाया है ताकि लोग पहने, क्योंकि जब तक सख्ती से गवर्नमेंट पेश नहीं आएगी तब तक लोग सुधरने वाले भी नहीं है। भारत में किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया है? तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट से संबंधित इस तरह के जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्ट हैं वो ज्यादातर आरबीआई जारी करता है, तो यहां आरबीआई आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, किस आईआईटी ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने वाली टेस्टिंग डिवाइस विकसित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर के छात्रों ने किया है 1 घंटे में। इसके पहले जो कोरोसियोर था वो 3 घंटे में रिजल्ट दे रहा था, ये 1 घंटा में रिजल्ट बता देगा। आईआईटी खड़गपुर के जो है छात्रों ने यह बनाया है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन जारी किया गया है। हाँ जारी हुआ, जो फाओ है उसका काम है जारी करना, ठीक है, तो उसने किया है। फाओ का मुख्यालय रोम में है, ठीक है। इसमें पिछले 1 दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले सिर्फ 10 देशों में भारत को तीसरा स्थान मिला है। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत इस तरह के रिपोर्ट में अपने स्थान को मेंटेन कर पाया, ठीक है। कुल 10 देशों में भारत का स्थान तीसरा मिला है, जिसमें भारत क्या किया है, किस लिए? वन क्षेत्रों में वृद्धि हुआ, इसलिए उसको यह स्थान दिया गया। तो यहां पर दिया गया दोनों कथन बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर बड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं। यार हम फास्ट नहीं पढ़ाते। आपके मोबाइल में अगर आप YouTube पे देख रहे हैं वीडियो, तो YouTube में फंक्शन दिया, आप आवाज को स्लो कर लो, ठीक है। इस वीडियो को स्लो कर लो ना, क्या दिक्कत है? मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों कि डेली करंट अफेयर में ये सब आपको पढ़ा दिया गया है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर में भी ये सब आपको पढ़ा दिया गया है। ये सब पहली बार नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये सब मैं 2-3 चक्कर पढ़ा चुका हूं, तो मैं टाइम क्यों इस पे आपका बर्बाद करूं, ठीक है। वीकली करंट अफेयर में भी पढ़ें, डेली में पढ़ें, वीकली में पढ़ें, और उसके बाद टॉपिक वाइज में पढ़ें। और कितना पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ चुके हैं, 4थी बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसे बच्चों को भी ध्यान देना है जो रेगुलर इस चैनल पे बने हुए हैं।
भाई उनको भी तो ध्यान देना है। तो आप आइए साथ में जुड़िए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एक दिन पढ़ेंगे तो एक दिन पढ़ने में नहीं मजा आएगा। आप एक महीने का सीरीज हमारे यहाँ ज्वाइन करिए, ठीक है। आपको कोई चार्ज तो है नहीं, फ्री में ही पढ़ना है। तो आप आइए और एक महीने आप लगातार पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं लोगों में और हमारे में क्या अंतर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 17 जुलाई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, गदगद हो गया दिल सुनकर यार, पता नहीं कैसे हुआ लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। पता है मतलब समझो कि जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, भारत का जो रिजर्व वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। 1.2 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 517.637 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। याद रखेगा विश्व के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाली सूची में भारत 5वें नंबर पर आ गया। गजब का स्थान है, ठीक है। इस सूची में चीन पहले स्थान पर। याद रखें दोनों कथन यहां पर बिल्कुल सही है, आप इसको याद रखेगा। किस भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश द्वारा 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा, उसकी मेजबानी किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश जो ना हिमाचल नहीं, हरियाणा जो है। हम भी कहें यार हिमाचल कहां से, हरियाणा में बहुत ज्यादा प्लेयर हैं, ठीक है। वहीं के सब प्लेयर हैं, आपने बहुत सारे प्लेयर देखा। और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कहां के लोग जीतते हैं, ठीक है, हरियाणा वाले, ठीक है। इसको याद रखेगा दोस्तों, हरियाणा जो है मेजबानी करने वाला है इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ठीक है। तो याद रखेगा। हाल ही में किसे ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। तो ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है हिचेम मचीची को। किसको? हिचेम मचीची, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? मैंने याद किया सीसी, चीची, ठीक है। सीसी ट्यूनीशिया दे रहा है, ट्यूनीशिया, सिया से सीसी याद रखिए, सीसी चीची, ठीक है। तो आप अगर परीक्षा में याद रखेंगे तो इतना तो याद आ जाएगा। मैंने ऐसे किया है, आप भी ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मुद्दा है सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है, याद रखिए। एक उपन्यास है बर्नट शुगर, ये किसकी रचना है दोस्तों? तो बर्नट शुगर रचना है किसकी किसकी किसकी? रॉबिन शर्मा, ठीक है। एक मिनट देख लीजिए, नहीं अवनी दोषी, यहां पे कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, ठीक है। तो याद रखिए अवनी दोषी जो है उनकी रचना है। इनको यार बुकर वगैरह में भी शामिल किया गया था। हाँ देखो इनको जो बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था 13 लेखकों की सूची में, बट मिला नहीं इनको, ठीक है। तो याद रखेगा अवनी दोषी इनकी रचना है। रचना का नाम एक बार फिर से याद रखिए, बर्नट शुगर, ठीक है। तो ज्यादा शुगर आप याद रख लीजिए, थोड़ा सा बना लीजिए। शुगर माने हो जाता है ज्यादा शुगर ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे और फिर दोषी हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा शुगर दोषी, ठीक है। तो याद रखेगा, बना लीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को, मृत्यु हुई थी कब? याद रखिए जुलाई में, 27 जुलाई को, ठीक है। तो 27 जुलाई को शिलांग में हुई थी, ठीक है। तो याद रखेगा इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 27 जुलाई को पुण्यतिथि मनाई गई। एक पुस्तक आई है द इंडियन वे, ठीक है, द इंडिया वे, ठीक है, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ठीक है। इसका लेखक कौन है जल्दी से बताइए? तो ये किताब लिखा है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने, ठीक है। एस जयशंकर जी का इमेज आप देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में ये विदेश मंत्री हैं, ठीक है। तो याद रखेगा एस जयशंकर, ठीक है। इनके द्वारा किताब लिखा गया है। विश्व प्रकृति संरक्षण, इंग्लिश में कहा जाता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ये मनाया जाता है दोस्तों हर वर्ष 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को ये विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि विश्व के प्रकृति का संरक्षण करने के लिए इसमें तमाम जो है काम चल रहे हैं और इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो 28 जुलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो याद रखिए ये अभी इस्तीफा इनका आ गया है, ठीक है। ये गवर्नर जनरल मेंबर्स में थे, ठीक है। तो याद रखेगा जो 4 अलग डिप्टी गवर्नर होते हैं उसमें थे विरल आचार्य, इनका नाम है, इमेज देख लीजिए, वी आचार्य या विरल आचार्य, उनके द्वारा लिखी गई किताब है, ठीक है। तो क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट में मैं आपको बता चुका हूं। कुल भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 3 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिसमें एक भी टाइगर जिंदा नहीं बचे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है? तो अगर स्टेट वाइज बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है। अगर आप जो है पार्क वाइज बात करेंगे तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वहां पर सबसे ज्यादा टाइगर है। पूरे दुनिया के 70% टाइगर कहां पर है? केवल भारत में है, ऐसा यहां पर लिखा है। जो लिखा है सब सही लिखा है, ठीक है। तो गीता पे हाथ रखकर जो लिखा है सब सही लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को अदालत ने घोटाले के मामले में 12 साल की सजा सुना दिया है? तो दोस्तों देखिए ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने घोटाले में पाए गए हैं और ये कहां के हैं? मलेशिया देश है, मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। इनको घोटाला में पाया गया और 12 साल का इनको जो है सजा दे दिया गया, ठीक है। 12 साल के लिए गए, ठीक है।
हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? ये तो आगे आने वाले हर एग्जाम में प्रश्न बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन अपने आप में। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया जा रहा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों 5+3+3+4 का एक पॉलिसी आया है, जो पहले 10+2+3 चलता था, उसके जगह पर अभी इस तरह का प्रावधान होगा। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। करेक्ट, किस पूर्व सांसद एवं राज्यपाल लालजी टंडन जी के नाम पर सड़क का नाम रखा गया? तो मैंने बताया तो कि लखनऊ से हरदोई जो रोड जा रहा है, ठीक है, उसका नाम रखा गया इनके नाम पर। ये लखनऊ में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, तो याद रखेगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अब आगे तो खत्म हो गया, ठीक है। चलिए यहीं पे आज हमारी क्लास समाप्त होती है और अब मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का भी लिंक दिया गया है, प्लस आपको टेस्ट का भी लिंक दिया गया, तो दोनों से आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ये मंथली करंट अफेयर बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो जनवरी से लेकर लगातार आपको जुलाई तक, यानी 6 महीने हो गया, और आपको हर महीने का करंट अफेयर वहां पर दिया गया है। यहां पर दोस्तों करंट अफेयर जल्दी अगर आपको पढ़ना है तो मैं करंट अफेयर बुलेटिन भी आपको देता हूं, यानी 70 लाइन में, मतलब जितना ही क्वेश्चन होगा 100 लाइन में 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के बुलेटिन भी मिल जाएंगे। उसके लिए आप हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे आ जाइए, दोनों ही जगह पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निवेदन है, किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसे पूरा देखा करिए और आगे आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।